बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी जो है वो जब हम एक ड्रग लेते हैं और जो प्रोपोर्शन हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, दैट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग रीचिंग आवर सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब बायो अवेलेबिलिटी जो है ये हमारे साथ इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हम इससे मालूम कर सकते हैं कि एक ड्रग हमारे पास उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। उसे हम ये मालूम कर सकते हैं उसके डोजेज फॉर्म हमें कितना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर एक ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी 15% है या उसकी बायोअवेलेबिलिटी 20% है, तो इससे तो काम नहीं होगा ना कि जो है ये ड्रग है हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स है पेशेंट पर वो उसको दे दे। तो हम उस इस बायोअवेलेबिलिटी के लिहाज से हम उसके कहेंगे कि आपने ये ड्रग दिन में 4 मरतबा लेनी है, 3 मरतबा लेनी है। अब अगर एक ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी 50% है तो हम उसको कहेंगे कि ये ड्रग आपने दिन में 2 दफ़ा लेनी है। तो इस तरह हम बायोअवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हम एक पेशेंट को जो है वो डोजेज फॉर्म जो है वो हम उसको बता देते हैं। अब बायोअवेलेबिलिटी जो है ये हमारे पास हम इसको मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि आईवी ड्रग्स और ओरल ड्रग्स। और बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादातर हम मोस्टली ओरल ड्रग्स की होती है, क्योंकि ओरल ड्रग्स हमारे पास एब्ज़ॉर्ब होती है, स्टमक में जाती है, फिर लीवर के बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। तो बायोअवेलेबिलिटी ओरल ड्रग्स की हम काउंट करते हैं। जो आईवी ड्रग्स है वो तो सर्कुलेशन में डायरेक्ट पहुंच जाती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, तो इफ़ेक्ट भी जल्दी और अच्छी करता है। तो उसकी वजह से हम जो है आईवी ड्रग्स जो है उसका इफ़ेक्ट जल्दी और ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। अब हम पढ़ेंगे बुक से। बायोअवेलेबिलिटी इज़ द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो रेट और एक्सटेंट हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोअवेलेबिलिटी। द फ्रिक्शन ऑफ ब्लड रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। अब अगर हमारे पास एक ड्रग है उसकी एग्जाम्पल, इफ 100 mg ऑफ अ ड्रग इज administered orally and 70 mg is absorbed unchanged, bioavailability is 0%, that is 70%. Determining bioavailability is important for calculating drug dosages for non-intravenous route। जो नॉन इंट्रावीनस मतलब ओरल रूट जो है उसको हम नॉन इंट्रावीनस जितनी रूट से बायोअवेलेबिलिटी हम उसकी इम्पोर्टेंस हम लेते हैं। मैं जिस तरह मैंने बता दिया कि जो एवी ड्रग्स है उसकी बायोअवेलेबिलिटी तो 100% होती है, लेकिन जो ओरल हम लेते हैं उसके हम डोजेज फॉर्म पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पेशेंट को बता सकते हैं कि आपने ये बीडी लेनी है, टीडीएस लेनी है, ओडी लेनी है। तो यही कह रहा है कि डिटरमाइनिंग बायोअवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग ड्रग डोजेज फॉर नॉन इंट्रावेनस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग प्लाज्मा लेवल ऑफ अ ड्रग आफ्टर अ पार्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बायोअवेलेबिलिटी जो है हम मतलब एक ड्रग हमने ले लिया तो हम जो अपना प्लाज्मा लेवल है उस ड्रग का वो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हम उसको काउंट करेंगे कि ये प्लाज्मा लेवल कितना अचीव हो रहा है एक ड्रग का। तो बायोअवेलेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग प्लाज्मा लेवल ऑफ अ ड्रग आफ्टर पार्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन विद लेवल अचीव्ड बाय IV administration. After IV administration, 100% of the drug rapidly enters the circulation. When the drug is given orally, only part of the administered doses appear in the plasma. By plotting plasma concentration of the drug versus the area under the curve. अब जो बायोअवेलेबिलिटी है एक ड्रग की उसको हम काउंट करेंगे इस लिहाज से कि हम एक ग्राफ लेंगे, एक ग्राफ वर्सेस बायोअवेलेबिलिटी ग्राफ हम लेंगे। एक ये एक्स एक्सिस पर हम लेंगे, ये है प्लाज्मा कंसंट्रेशन और ये है हमारे पास टाइम। तो अब हमने एक ड्रग ले लिया, उसको जो है वो इसका ग्राफ आ रहा है, पहले वो पीक पर जाएगा प्लाज्मा में, उसका लेवल ज़्यादा होगा, फिर देरी से वो कम हो जाएगा, फिर स्क्रीशन होगा, तो स्क्रीशन की वजह से ये बायोअवेलेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। अब एक दूसरा ड्रग है, ये हमने ले लिया क्या? ओरल इनटेक हमने किया ओरल। अब एक दूसरा ड्रग है
उसको हमने आईवी ड्रग्स के वजह से दे। आईवी ड्रग तो प्लाज्मा लेवल जल्दी अचीव करेगा और ज़्यादा करेगा, प्लाज्मा लेवल ज़्यादा भी होगा और जल्दी भी अचीव होगा, तो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा और फिर जो है वो एक्सक्रीशन की वजह से धीरे धीरे हमारे पास नीचे आएगा। तो जो आईवी ड्रग्स है उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास ओरल अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है। तो इस बुनियाद पर हम इसको डिटरमाइन करते हैं। जो एरिया अंडर कर्व आता है, एरिया अंडर कर्व उसको हम काउंट करते हैं, एरिया अंडर कर्व को काउंट करते हैं। और बायो अवेलेबिलिटी का जो हो फार्मूला है वो हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी एरिया अंडर कर्व ओरल डिवाइड बाय एरिया अंडर कर्व आईवी मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो एरिया अंडर कर्व आता है उसको हम कहते हैं क्या, बायो अवेलेबिलिटी, एरिया अंडर कर्व, इसको क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास किसकी ज़्यादा है, ओ आईवी ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इस बुनियाद पर हम और इस पैमाने पर हम इसको काउंट कर देते हैं। अब हमारे पास जो है रहा है फर्स्ट, जो ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब बायो अवेलेबिलिटी हम एक ड्रग लेते हैं तो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी इफ़ेक्ट होती है, या इसको डिफ़ाइन करते हैं कि क्यों एक ड्रग जो है उसका प्रोपोर्शन जो था हमने ओरली तो हम 100% ले लिया, लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया 70% तो या 60%। तो ये कौन से फैक्टर्स है जो जिसकी वजह से ये हमारे पास परसेंटेज में डिक्रीज आ गया। तो पहला हमारे पास है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, when the drug is absorbed from GI tract it enters the portal circulation before entering the systemic circulation। एक ड्रग आफ्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ड्रग है, इसको हमने ले लिया ओरल इंटेक, इसके हमने ले इस एक ड्रग हमारे पास आ गया ओरली। अब ये जाएगा कौन सी जगह पर, पहले ये जाएगा स्टमक में, फिर जाएगा ये लीवर में, लीवर के बाद ये हमारे पास आएगा कहाँ पर, सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। कहाँ पर ये आएगा हमारे पास, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो लीवर पहले ओरल ले लिया, स्टमक में आ गया, फिर लीवर, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो एक तो यहाँ पर इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है एब्जॉर्प्शन में, यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगा ये ड्रग, यहाँ पर एसिडिक पीएच है, यहाँ पर कुछ न कुछ ड्रग जो है उसका प्रोपोर्शन स्टमक में कम हो जाएगा। फिर लीवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होते हैं। तो लीवर में जो भी एक ड्रग है हमने ले लिया 100%, कुछ न कुछ प्रोपोर्शन इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 90 हो गया लीवर के बाद, स्टमक के बाद, फिर ये लीवर में आएगा, लीवर के बाद जो पोर्टल सर्कुलेशन में आएगा, फॉर एग्जांपल अब ये आ गया 60%। तो ये 60% जो है ये इस ड्रग्स के हमारे पास ड्रग ए है हमने ले लिया है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है 60%। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यही है कि आफ्टर द ड्रग इज एब्जॉर्ब when blood is taken orally it goes to the stomach, then to the absorbed, then is from the intestine, duodenum is goes into intestine and it goes into the liver, from the liver it goes into the systemic circulation. The proportion of blood enter the systemic circulation in unchanged form, this is called bioavailability. तो bioavailability इस एक फैक्टर क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की वजह से इसका प्रोपोर्शन कम हो जाता है। पर अभी when a drug is absorbed from GI tract it enters the portal circulation before entering systemic circulation. If the drug is rapidly metabolized in the liver or gut wall during this initial passage, the amount of unchanged drug entering the systemic circulation is decreased. This is referred to as first pass metabolism. Note, first pass metabolism by the intestinal liver limits the efficacy of many oral medications. For example, more than 90% of nitroglycerin is cleared during the first pass metabolism. Hence, it's primarily administered through sublingual, transdermal or intravenous route. अब यही बात है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है जो लीवर और इंटेस्टाइन की वजह से होते हैं, ये एक ड्रग की एफिकेसी, उसकी जो मतलब उसका जो पावर होता है, जिसका
एफिशिएंसी होती है वो उसको डिक्रीज़ करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो जब हम ओरली देती है तो मोर देन 90% जो है जो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्लियर हो जाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो 10% आ गया। अब एक पेशेंट है उसका मसला हो गया एंजाइना का और हमने उसको ओरल नाइट्रोग्लाइसरीन दे दिया तो ये तो हमने उसके साथ जो है वो ठीक नहीं किया ना। इसके बाद तो ड्रग प्रोपोर्शन में आएगा भी नहीं, तो इफेक्ट शो भी नहीं करे। जो इफेक्ट शो भी नहीं करे तो पेशेंट हमारे पास कोलैप्स होगा। तो यही वजह है कि नाइट्रोग्लाइसरीन को कह रहे हैं कि हेंस प्राइमरी सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल या इंट्रावीनस रूट की जो है हम एक पेशेंट को देते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक ड्रग की एफिकेसी को वही जो है उसको इफेक्ट करता है। Drugs with high first metabolism should be given in the doses sufficient to ensure the enough drug reaches the decrease desired side of action। यही बात जो मैंने पहले की है कि जो एक ड्रग है अगर उसकी फर्स्ट मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो हम उसको मतलब इनफ डोज में देंगे। डोजेज जो है वो हम इसको सफिशेंट डोजेज देंगे। हम कहेंगे कि दिन में ये ड्रग जो है अपनी चार दफ़ा लेनी है। अगर उसकी बायोअवेलेबिलिटी 10% है तो हम उसको कहेंगे कि दिन में 4 दफ़ा ले लो, तो 40% हम सिस्टमिक सर्कुलेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में यही बात थी। अब एक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स में यही बताया कि एक ड्रग को न ज़्यादातर, जिस तरह हमने बताया था कि एक ड्रग शुड नाइदर बी स्ट्रॉन्ग एसिड नार स्ट्रॉन्ग बेसिक। एक ड्रग को हम होना चाहिए कि वो वीक एसिड और वीक बेसिक हो तो वो एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर यही बात है कि एक ड्रग को न ज़्यादातर लिपोफिलिक होना चाहिए न ज़्यादातर हाइड्रोफिलिक हो जाए। मॉडरेटली हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब होगा। For drugs to readily absorb, it must be largely lipophilic, yet the some solubility in aqueous solution. This is one reason why many drugs are either weak acid or weak bases. अब एक और पॉइंट है हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी को, जो बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है, वो हमारे पास है केमिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब इंसुलिन जो है, सम ड्रग्स जो है वो लाइक पेनिसिलिन जी आगा, वो हमारे पास अनस्टेबल होता है इन पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। मतलब केमिकल इंस्टेबिलिटी, एक ड्रग की स्टेबिलिटी है केमिकली वो इनस्टेबल कौन से इन्वायरमेंट में होता है। तो जो पेनिसिलिन जी है वो पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दूसरा, इंसुलिन अगर हम जीआई ट्रैक्ट के ज़रिए लेंगे तो वो जीआई ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। जो डिग्रेडेटिव एंजाइम है वो इंसुलिन को पहुंचने नहीं देगा डिज़ायरेबल साइड ऑफ एक्शन पर। तो इसलिए हम जो इंसुलिन है वो क्या देते, सब कट जाता और आईएम लेते हैं। अब दूसरा एक और पॉइंट भी है कि नेचर ऑफ द ड्रग फार्मूलेशन। एक ड्रग जो है उसको उसका नेचर क्या है, मतलब उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसका साइज़ कितना है, वो उसका साल्ट फार्मेशन उसमें किस तरह है, उसकी जो केमिस्ट्री है, जो उसका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म, जो उस पर कोटिंग हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो भी एक ड्रग को जो है उसकी नेचर ऑफ द ड्रग जो है वो भी बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोअवेलेबिलिटी। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अल्लाह हाफिज़।